नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक कहावत अक्सर आप सुनते होंगे और इस्तेमाल करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये पुरानी कहावत है। हो सकता है दुनिया में आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा प्रचलित कहावत हो कि देश चल रहा था और साहब प्रचार पर थे। मैंने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाया है कि मणिपुर के हालात आज क्या हैं और वहाँ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। और इसी दौर में, इसी जलते हुए मणिपुर के बीच में, जिसको कुछ नहीं पता कि कल वो शांत होगा कि नहीं होगा, दंगाइयों के भरोसे मणिपुर को छोड़ दिया गया है। उसके बीच में मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है मोदी जी के लिए, ये अगर आपको समझना है तो आपको एक उदाहरण ही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण ये वाला तो दूंगा ही, इसके साथ में कुछ और उदाहरण भी दूंगा। उदाहरण है पुलवामा का। पुलवामा में जब 40 जवान मारे गए, उस समय मोदी जी पर आरोप लग रहा है कि वो वहाँ पर शूटिंग करने में व्यस्त थे और डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड वहाँ उन्होंने लटकाया हुआ था। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई आई कि साहब मोबाइल नेटवर्क ही नहीं था, तो मोदी जी को कैसे पता चलता। कितने अचरज की बात है कि जंगल में मोदी जी शूटिंग कर रहे हैं और मोबाइल नेटवर्क नहीं है। यानी मोदी जी को अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, सहायता की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या बाकी की दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पाएंगे? क्या इस देश में इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रधानमंत्री को, अगर वो जिम कॉर्बेट के जंगल में है, कोई खबर ही नहीं पहुंचाई जा सकती? जो सतपाल मलिक साहब हैं, राज्यपाल थे, वो भी कह रहे हैं कि साहब मोदी जी आए, उन्होंने पान की दुकान से मुझे फ़ोन किया। क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास कम्युनिकेशन का इतना बुरा हाल है? तो जो दूर दराज के इलाकों में जब फ़ौज लड़ने जाती है तो क्या वो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का इंतज़ार करती है? क्या एक सैटेलाइट फ़ोन भी मोदी जी की पूरी टीम के पास नहीं रहा होगा? क्या वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा? अगर कुछ भी नहीं था तो क्या कुछ सरकार में हरकारे नहीं थे जो सीधे खुद ही गाड़ी से चले जाते और मोदी जी को सूचित कर देते? अगर आप सिचुएशन की गंभीरता को समझते हैं तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि देश बहुत पिछड़ी हुई हालत में है और मोबाइल फ़ोन ना हो तो देश के प्रधानमंत्री से संपर्क किया ही नहीं जा सकता। अगर ऐसा था तो उसी दिन मोदी जी एक पब्लिक मीटिंग को, आम सभा को, चुनावी सभा को कैसे संबोधित कर पाते हैं? मोबाइल फ़ोन से। मोदी जी ने पहले शूटिंग निपटाई, शूटिंग निपटाने के बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन से आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद पुलवामा के मामले पर उन्होंने ट्वीट किया है। मान लेते हैं कि ये दोनों इवेंट मोदी जी को पता नहीं रहा होगा या गंभीरता नहीं पता रही होगी। लेकिन अगले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टेशन को सजाया गया है, कारपेट बिछाया गया है। मोदी जी जा रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। पहली वंदे भारत थी। मैंने एक वीडियो बनाया था वंदे भारत के बारे में। उसका, इस वंदे भारत का निकलते ही स्टेशन से 200 किलोमीटर जाके एक्सीडेंट भी हो गया था वेरी फर्स्ट डे। स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ कटिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वंदे भारत जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस से बेहतर नहीं है और दशकों बाद आप उससे तेज़ ट्रेन नहीं बना पाए हैं। आप इसको सबसे तेज़ ट्रेन कहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत गणित बदला गया है। स्टॉपेज टाइम बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया, कुछ सिग्नल विग्नल जल्दी क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ करके इसका टाइम मैनेज किया गया है। इसका जो रैक है, जो ट्रैक है, जो उसकी हालत क्या है, वो सबको पता है। किस तरह से इसकी नाक टूट जाती है जरा भैंस टकराने से। खैर,
टॉपिक ये नहीं है। तो वंदे भारत को झंडी दिखा रहे थे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकते, प्रचार तो चाहिए। उसके बाद में उन्हीं पुलवामा के शहीदों को जब मोदी जी श्रद्धांजलि देने गए तो वहाँ दृश्यावली क्या थी, आप अगर उस फोटो शॉट को देखें, आप देखें लाइटिंग, आप देखें कि किस तरह से पूरी की पूरी एक व्यवस्था को सजाया गया है, जिसमें एक शेर उधर से निकल के आ रहा है श्रद्धांजलि देने और वो दिखाई दे रहा है। बहुत बुरे शब्द हो जाएंगे, इसलिए मैं इस दृश्य की और व्याख्या नहीं करूंगा। अगर आप और भी देखें तो ये सिलसिला मोदी जी का लगातार चलता रहा। जो हादसा हुआ था, हादसा कहें, हादसा कहना गुनाह होगा, जो आतंकवादी वारदात हुई थी पुलवामा में, उसकी तारीख थी 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाते हैं, समारोह होता है, आयोजन होता है। 17 फरवरी को बिहार में मेट्रो रेल और दूसरे 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का वो बाकायदा उद्घाटन करते हैं और अपनी उपलब्धियों का गान होता है और सोशल मीडिया पे वो महानता के चर्चे होते हैं। वहाँ आज तक पुलवामा के मारे गए जवान न्याय की तलाश में हैं। उनकी इंक्वायरी, उनकी मौत की बात को लेकर जो जांच होनी चाहिए वो नहीं है। जनरल बीपी मलिक आरोप लगा चुके हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से उनको, जब उन्होंने लिखा कि इन जवानों को सुरक्षा दी जाए, उनको वायु मार्ग से ले जाया जाए, तो वो सुविधा नहीं दी गई और वो ट्रक से जा रहे थे, खतरा था, सिक्योरिटी अलर्ट था, वगैरह वगैरह। अब जो राज्य का गवर्नर कह रहा है तो क्या करेंगे। उसके बाद में हजारीबाग में मोदी जी उद्घाटन करते हैं बिहार झारखंड के, 17 तारीख को, 3 दिन हुए हैं हादसे के। और अगर आप आगे जाएं तो उसी दौरान मोदी जी पे फिल्म आ रही है, नरेंद्र मोदी की जीवनी पे फिल्म आ रही है। इसको लेकर अखबार रंगे पड़े थे, जवान न्याय की आस में, और उस बीच में फिल्म बन रही है। 1388 करोड़ रुपए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बन रहा है बनारसी में, वाराणसी में। मोदी जी को इन सारी चीज़ों के पीछे कॉमन फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी को एक उद्घाटन करना है और इसलिए करना है कि उनको वहाँ से चुनाव लड़ना है। और बाद में आपको याद होगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो जहाज़ चला था जिसमें लोग यात्रा कर रहे हैं, उसमें वो किन के लिए चला था, उसमें वॉइस राय, उसमें गुलामी की निशानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो भारत में जो हिंदूवाद की अवधारणा है वो हिंदूवाद नहीं है, वो देश को पीछे ले जाने वाली बात भी नहीं है, इस देश को डीकोलोनियलाइज करने की बात है, यानी भारत से गुलामी की निशानियां मिटाने की बात है। तो जो स्टीमर चल रहा है आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, जो वाराणसी से वहाँ आगे गंगा सागर तक कहाँ तक जाता है, उसके अंदर जो कमरे हैं वो वाइसराय सूट, वाइसराय गुलामी की निशानी है। किस चीज़ की निशानी है? सारे गुलामी के कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है, सब कुछ इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लिया था सरकार ने वर्ल्ड बैंक से। ये मैं आपको अभी और बाकी चीज़ों पे भी आऊँगा। मैं आपको पुलवामा के आसपास क्या हुआ 17 तारीख, 13 तारीख का ये सारा मामला मैंने बताया। उसके बाद आ जाइए 19 तारीख को, मोदी जी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। जब एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का निकल के, आज तक उसकी नाक टूट रही है, उस ट्रेन के बारे में किसी ने कह दिया तो कहा देश के इंजीनियरों का अपमान है जिन्होंने ये ट्रेन बताई है। फुल चुनावी मोड में। अब आ जाते हैं कुछ दिन बाद, यानी 5 दिन बाद, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। कोई मोदी जी को देखकर कह ही नहीं सकता कि ऐसा हादसा हुआ है। हंसी ठिठोली करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, तरह तरह की तस्वीरें, उनके साथ वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और बनारस में कैंसर हॉस्पिटल का भी एक लोकार्पण कर दिया। ये सब देखिए, ये आपको ये लग रहा है कि पूरा एक वो जो हफ्ता है जिसमें पुलवामा हुआ है, उस पूरे हफ्ते में हर तरफ पूरा फोकस चुनाव पे है।
और चुनाव पे फोकस है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव होने थे। मोदी जी इन पूरे हालात के बीच में चले जाते हैं कोरिया में जाते हैं, पीपल का पौधा भेंट करके आते हैं वहाँ के राष्ट्रपति को, और वहाँ पे उनको मिला शांति पुरस्कार। कौन सा वाला? सियोल पीस प्राइज, साउथ कोरिया में। और वहाँ पे वो जब पीस प्राइज़ लेते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे पीस प्राइज़ मिला मोदी जी को, साउथ कोरिया ने सम्मानित किया है, वगैरह वगैरह। 14 और 6 22 तारीख को एक एनालिसिस आता है द प्रिंट का, और ये बताता है कि मोदी और शाह की शान में बहुत सारे मीडिया हाउस ने अलग अलग अपने कॉन्क्लेव आयोजित किए, मीडिया कॉन्क्लेव, और उनमें जा के इन्होंने खूब भाषण दिए और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी, क्योंकि आने वाले समय में देश में चुनाव आने वाले थे। 2024 आएगा, आप देख लेना, फिर से वही होने वाला है। और वो अलग अलग जगहों पर कोई भी प्रचार का मौका नहीं जाने देना चाहते हैं। इन सारी स्थितियों के बीच में वो किसानों के लिए कैश बेनिफिट स्कीम का भी एक हफ्ते के अंदर उद्घाटन करते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा एक इवेंट इलाहाबाद में होता है। मोदी जी जाते हैं, संगम के किनारे स्नान करते हैं, वीडियो कैमरों पे लाइव आ रहा होता है, और कुंभ मेला 2019 को लेकर मोदी जी का आयोजन चल रहा होता है। उसके बाद मोदी जी, यही वो हफ्ता है जिसमें पुलवामा कांड हुआ था। मोदी जी सफाई कर्मियों के पांव पखारते रहते हैं और उसके साथ में अपना फ़ोटो खिंचाते हैं। उसके बाद में दिल्ली में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार चली जा रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी गीता 800 किलो की इस्कॉन मंदिर में उद्घाटन करने मोदी जी जा रहे हैं। ये सारा सिलसिला आपको बता रहा है कि एक हफ्ते के अंदर किस तरह से शहीदों के अंतिम संस्कार होने के 2-3 दिन के अंदर ही मान लीजिए ये सब चल रहा था। और इस बीच में पूरा इवेंट हो गया था, कौन सा वाला? अभिनंदन वर्तमान वाला। अभिनंदन पाकिस्तान में है और मोदी जी राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि जब तक अभिनंदन वहाँ से नहीं आ जाता, प्रभु ठहर जाइए, राजनीतिक काम बंद कर दीजिए, लेकिन चुनाव से बड़ा कुछ नहीं है। खेलो इंडिया ऐप का प्रमोशन किया उन्होंने। उसके बाद में ये सब एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें। और गुजरात में बीजेपी ने अपना कैंपेन कैंसिल करने से मना कर दिया था, चुनाव कैंसिल। मोदी जी पुतिन से मिलने जाते हैं 28 फरवरी को। ये वो कहानियां हैं जो आपको बताती हैं कि किसी भी तरह से प्रचार बंद नहीं होना चाहिए। गौरव, राष्ट्रीय गौरव, ये सारे गौरव प्रचार के गौरव से बड़े नहीं हैं। सेंगोल वाला उदाहरण आपके सामने है। अमित शाह जी जो है वो यहाँ सेंगोल का उद्घाटन हुआ, मोदी जी तरह तरह की मुद्राओं में साष्टांग वाष्टांग सब करके, सब प्रकार के फ़ोटो आयोजन होते हैं। सब लोगों को लगता है कि भाई अब प्रधानमंत्री ने राजतंत्र का एक प्रतीक स्थापित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत टेंशन रहती है लोगों को। पता चलता है कि साहब वो कुछ नहीं था, वो तमिलनाडु के लोगों को प्रभावित करने था। क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक चांदी का सेंगोल लेकर अमित शाह वहाँ पब्लिक मीटिंग में दिखाई देते हैं। और वहाँ पब्लिक मीटिंग में दिखाई ही नहीं देते हैं, वहाँ के उसके जब जिस दिन अमित शाह लौटते हैं दूसरे दिन से धरपकड़ शुरू हो जाती है। उनके एक मंत्री को घसीट के ले जाती है पुलिस, बेहोश हो जाता है बेचारा। लेकिन विदेश यात्राओं का सिलसिला, इस तरह के इवेंट का सिलसिला एक बार नहीं, कितनी भी आपदाएं हों, कभी रुकता नहीं है। तमिलनाडु में बाढ़ आती है, मोदी जी रूस चले जाते हैं। पूरी दुनिया के देश भारत में जब बाढ़ आ रही है तो एकजुटता प्रदर्शित करते हैं, अपनी तरफ से राहत सामग्री भेज रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी रूस जा रहे हैं, पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, पुतिन साहब के साथ बयान दिए जा रहे हैं, एकजुटता दिखाई जा रही है, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे टाइप की बात हो रही है। और पुतिन मोदी भाई भाई, पुतिन मोदी दोस्त हैं। ये देखा पुतिन कैसे मिलता है मोदी जी से, ये वो करके दुनिया का इतिहास का सबसे पहला इवेंट कहकर प्रचार किया जा रहा है। केरल की बाढ़ 2018 में, मालदीव चले गए मोदी जी। और हुआ ये
कि केरल में इस क्राइसिस में ना तो कोई कोऑर्डिनेशन था, केंद्र के सार में लोग परेशान थे, ना कोई रीएश्योरेंस हो पा रहा था, बहुत दुखी थे लोग। चलता रहा। दिल्ली में दंगा होता है 2020 में, आप सब जानते हैं किस तरह से कत्लेआम हुआ, किसने भड़काया, कैसे पूरे उसको दंगे में तब्दील किया गया, कैसे बहुत सारे लोगों को गलत फंसाया गया, कैसे अदालतों में झाड़ पड़ी। उस दंगे के दौरान दिल्ली जल रही थी। मोदी जी बेल्जियम, सीधे बेल्जियम। पुलवामा के टाइम पे आपने देखा ही किस तरह का, मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। गलवान घाटी में 2020 में चीन घुस गया, ढिनाई तो सरकार करती रही, कोई नहीं घुसा है ना घुसेगा, लेकिन वर्चुअल समिट के लिए चले गए मोदी जी। फार्मर प्रोटेस्ट 2020 से 21 का जो बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उस दौरान भी अपडेट लेना, बातचीत करना, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बजाय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के लॉन्च में जुट गए। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उनकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी प्रचार की जो इच्छा है और चुनाव लड़ने के लिए, देखिए मैं आपको बताऊं, उनके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त जिजीविषा है चुनाव जीतने के। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो चीज़ इन पूरे घटनाक्रमों में दिखाई देती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज जब मणिपुर में हालात गड़बड़ हैं, या पहलवान लड़कियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो निराश महसूस कर रही हैं क्योंकि उनको अब न्याय नहीं मिला है, ऐसे में भी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी गए और मोदी जी अमेरिका भी जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप समझे होंगे कि देश बड़ा या प्रचार। नीरो को आपको लगता है कि लंबे समय तक लोग याद करेंगे मुहावरों में? कुछ नए मुहावरे ज़रूर बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद।